नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आरएलसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और एक थोड़ी जटिल प्रॉब्लम्स को लिया गया है। प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसी पैटर्न्स पे हैं। इस वीडियो के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी लिंक के रूप में उपलब्ध है, जहां से आप इसे अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक आइडियल रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के साथ एक अल्टरनेटिंग सप्लाई से इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो का एक ही पाथ है। सभी एलिमेंट्स का और सप्लाई का करंट कॉमन एक जैसा है। सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस मान 50 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50/पाई हर्ट्ज दी हुई है। ध्यान रहे, जब हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से देते हैं 50/पाई हर्ट्ज, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाती है। सर्किट में रेजिस्टेंस का मान 300 ओम है, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी का है और कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड है। हमें सर्किट का करंट और तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस की वोल्टेज VR, इंडक्टर की वोल्टेज VL और कैपेसिटर की वोल्टेज VC कैलकुलेट करनी है। सीरीज सर्किट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हमें सर्किट का करंट निकालना होगा और सर्किट के करंट को निकालने के लिए पूरे सर्किट का कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस क्या है वो कैलकुलेट करना होगा। कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की कैलकुलेशन के लिए हमें नेट रिएक्टेंस चाहिएगा और नेट रिएक्टेंस की कैलकुलेशन के लिए 1 हेनरी के इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और 20 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात क्या है वो कैलकुलेट करना होगा। तो हमें पता है प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला है ओमेगा L, जहां ओमेगा 2πf, तो 2πfL में f की जगह 50/पाई हर्ट्ज और L की जगह 1 हेनरी रखा, पाई से पाई। देखिए, जब हमें फ्रीक्वेंसी कुछ बटा पाई दी हुई होती है तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया और ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से 100 ओम आ गई है। कैपेसिटर की भी हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात की गणना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे XL और XC के फॉर्मूलों में विभेद है। ये ओमेगा L था और ये 1/ओमेगा C है। ओमेगा की जगह 2πf और f की जगह 50/पाई रखने पे ये 20 माइक्रोफेरेड का जो माइक्रो कंपोनेंट है 10⁻⁻⁶ जो डिनोमिनेटर में आया है वो न्यूमेरेटर में हर से जब अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, वो +6 हो जाएगा और इसको अगर हल करेंगे तो ये 500 ओम आ गया है। अब आप देखिए कि ये दोनों जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो विपरीत प्रकृति के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आए हुए फेजर हैं और इन दोनों का डिफरेंस नेट रिएक्टेंस होता है। तो बड़े कैपेसिटिव रिएक्टेंस से जब हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस सब्ट्रैक्ट किया तो नेट रिएक्टेंस 400 ओम आ गया है और उसकी नेचर कैपेसिटिव कहलाएगी, यानी इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा। अब हमारे पास नेट रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इन दोनों की कॉम्प्लेक्स प्लेन में वेक्टर पोजीशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, तो उन दोनों के बीच में हम पाइथागोरस कैलकुलेशन करके R का स्क्वायर x का स्क्वायर के समेशन का स्क्वायर रूट करके सर्किट का इंपीडेंस निकाल सकते हैं। और 3, 4, 5 एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। R 300 ओम है, X नेट रिएक्टेंस 400 ओम आया है, तो इनकी कैलकुलेशन से कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस 500 ओम 500 ओम आ गया है। जो सामान्य प्रकार के आरएलसी सर्किट होते हैं उन्हें करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। हेनरी में जो इंडक्टेंस दिया हुआ है उससे ओम में इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करने, और फेरेड में जो धारिता का मान दिया हुआ है उससे धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल के इन दोनों के डिफरेंस से नेट रिएक्टेंस यहाँ 400 ओम जो आया है वो R के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन करके इंपीडेंस ज्ञात करने और फिर करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन है V=IZ, उसमें करंट V में Z का डिवीजन करने पे आ जाएगा। RMS सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है। ध्यान रहे, अगर यहाँ कोई साइनोसोडल एक्सप्रेशन दिया हुआ होता और हमें RMS आंसर्स चाहिए होते तो साइन से पहले जो पीक मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है अल्टरनेटिंग सिग्नल का, उसमें √2 का डिवीजन करेंगे तो RMS वैल्यू आ जाएगी। और अगर बिना किसी संदर्भ के इस तरह से कोई मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का तो वो RMS मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये 50 RMS वोल्टेज है वोल्ट्स में, और इसमें Z जो हमने 500 ओम कैलकुलेट किया उसका डिवीजन करने पे सर्किट का RMS करंट 0.1 एम्पियर आ गया है।
ध्यान रहे इस साइनोसॉइडल करंट का पीक मैग्नीट्यूड 0.1 इंटू √2 अगर आप कैलकुलेट करें तो वो इससे √2 टाइम्स ज्यादा 0.1414 एम्पियर आ जाएगा। अब ये करंट आर, एल और सी में जब फ्लो करेगा तो आर में जो वोल्टेज है वो आई आर हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस में वोल्टेज आई एक्सएल हो जाएगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ये वोल्टेज आई एक्सी हो जाएगी। हमें आर 300 दिया हुआ था तो करंट से ये मल्टीप्लीकेशन 0.1 से करने पर 30 वोल्ट आ गई है। इसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस जो 100 ओम है उसमें 0.1 एम्पियर आरएमएस करंट से 10 वोल्ट आ गई है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो थोड़ा ज्यादा है 500 ओम उसमें वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के न्यूमेरिकली बराबर 50 वोल्ट आ गई है। ध्यान रहे कि नेट एक्स की वोल्टेज 50 से ज्यादा जो सप्लाई वोल्टेज है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 40 होगी। लेकिन अकेले इंडक्टर या अकेले कैपेसिटर की जब ये दोनों एक साथ सर्किट में हो तो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी स्टोर रिलीज में सपोर्ट करते हैं। जिस समय इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है उस समय कैपेसिटर स्टोर कर रहा होता है और जिस समय कैपेसिटर एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है उस समय इंडक्टर की बारी एनर्जी को स्टोर करने की होती है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करके और सप्लाई की सपोर्ट से अपनी वोल्टेज को सप्लाई से ज्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज और करंट में मैग्नीट्यूड का रिलेशन हमने निकाल दिया V/Z से। जब Z 500 ओम आया था इस सर्किट का तो करंट RMS 50 वोल्ट से 0.1 एम्पियर आ गया था। अब हमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो वो डिपेंड करता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है और जो इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है उसमें Z और R के बीच में जो एंगल है वही V और I फेजर्स के बीच का एंगल होता है। और वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का तीनों रिलेशन में से कोई सा भी एक cos, साइन या tan का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पसंद किया कि हम cos रिलेशन करेंगे जो आधार और कर्ण बेस और हाइपोटेनस का रेशो होगा। इंपीडेंस ट्रायंगल में बेस रेजिस्टेंस है और हाइपोटेनस इंपीडेंस है, तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात है 0.6 उसका cos इनवर्स मेरा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल हो जाएगा। और हमें कुछ स्टैंडर्ड R और X मैग्नीट्यूड्स के साथ ये फाई कैलकुलेशंस याद भी कर लेनी चाहिए और 0.6 cos फाई के साथ ये एंगल 53.14 आ गया है। यहाँ R 3 यूनिट है और नेट एक्स 4 यूनिट है, तो जब नेट एक्स R से ज्यादा बड़ा हो तो ये एंगल 45 से ज्यादा होता है। जब R और X बराबर हो तो ये एंगल 45 होगा। अगर ये एंगल 30 या 60 है तो R और X में √3 वाला अनुपात होता है। हमारे पास सर्किट में करंट मालूम है, L और C सिर्फ एनर्जी को स्टोर रिलीज करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। एनर्जी कंजम्पशन केवल रेजिस्टिव पार्ट करता है और पावर कंजम्पशन का फार्मूला अगर करंट मालूम है तो ज्यादा बेहतर होगा। हम I²R से निकाले। कभी हमने पढ़ा है कि एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशन RMS वोल्टेज, RMS करंट और ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल है उसका कोसाइन जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं उन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से आ सकती है। तो यहाँ वोल्टेज 50 थी, करंट 0.1 था और पावर फैक्टर 0.6 था। तो 50 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें और 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो जो पावर कंजम्पशन आएगी 3 वाट, वो बहुत सरलता से हम I²R फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सर्किट का करंट है 0.1 एम्पियर और I का स्क्वायर करके R 300 ओम से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई 3 वाट। वस्तुतः RLC सर्किट्स हैं जो साइनोसॉइडल सप्लाई से जब हम एनालाइज करते हैं तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन मात्र है। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम इस सर्किट का इंपीडेंस ट्राइंगल बनाकर वोल्टेज फेजर डायग्राम बनाना जाने। जब हम इंपीडेंस ट्राइंगल बनाते हैं तो R रियल नंबर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम इस वेक्टर की स्केल लेंथ 300 ओम के प्रोपोर्शनल ले लेते हैं और उसी स्केल फैक्टर के साथ हम एक्सेल जो +J टाइप है उसे R से एंटी क्लॉकवाइज +J टाइप 100 ओम बना लेते हैं और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो -J टाइप है तो वो R से क्लॉकवाइज हमने 500 ओम की हिसाब से बना लिया है। और अब आप देखिए +J टाइप इंडक्टिव रिएक्टेंस और -J टाइप कैपेसिटिव रिएक्टेंस विपरीत प्रकृति के प्रतिघाती एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाले एलिमेंट है और इन दोनों की अगर एक साथ प्रेजेंस है तो जो नेट इफेक्ट है वो दोनों का डिफरेंस नेट रिएक्टेंस 400 ओम बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्शन और नेचर बड़े वाली जैसी कैपेसिटिव नेचर की आ गई है। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस Z होगा 500 ओम। 3, 4, 5 एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस पेयर से हम ये कैलकुलेशन याद करके भी कर सकते हैं और एक बार जब Z कैलकुलेट हो गया तो हम करंट निकाल सकते हैं
और करंट की जो कि एक फेजर है, रोटेटिंग वेक्टर है, अगर हम उस समय स्थितियों पर आकलन करें जिस समय वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे है, तो जब हम करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोक लेंगे तो आप पाएंगे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस या सप्लाई वोल्टेज जो जेड के अलोंग आएगी, उन सब की पोजीशंस पहले से इन वेक्टर की पोजीशन से फिक्स हो गई है। मैग्नीट्यूड I टाइम्स R 30 वोल्ट R की वोल्टेज, I टाइम्स XL 10 वोल्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस की वोल्टेज इंडक्टिव रिएक्टेंस की लाइन में, और आप देखिए R की वोल्टेज करंट यही हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोका हुआ है, सेम फेज में है। इंडक्टिव की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वोल्टेज 500 में 0.1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो 50 वोल्ट आएगी वो करंट से लैग करेगी 90 डिग्री। और आप नेट एक्स की वोल्टेज निकाल के आर की वोल्टेज से जब सम करेंगे तो टोटल वोल्टेज है वो जेड की लाइन पे आएगी, और जो आर और जेड में एंगल है 53.13, जेड क्लॉकवाइज नीचे है, नेगेटिव इंपीडेंस एंगल कहलाएगा। तो करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के साथ फेज डिफरेंस एंगल इसी मैग्नीट्यूड के बराबर विपरीत चिन्ह का पॉजिटिव कहलाएगा। यानी जेड के अलोंग जब वोल्टेज आएगी, आर के अलोंग करंट है, तो हम कहेंगे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज लीड कर रहा है, क्योंकि सर्किट की नेट नेचर कैपेसिटिव है, और दोनों के बीच में एंगल 53.13 डिग्री फेज डिफरेंस एंगल यहाँ फेजर डायग्राम में, वोल्टेज फेजर डायग्राम में साफ जो आर और जेड में एंगल है वही दिख रहा है। यहाँ हमने एक आरएलसी सीरीज सर्किट की ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल हायर है, और एक बार जब ये प्रॉब्लम करना आपको आएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि सभी तरह की आरएलसी सर्किट की जो सीरीज कनेक्शन की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दो इंपीडेंस है, Z1 जिसमें एक 15 ओम का रेजिस्टेंस और 0.04 हेनरी का इंडक्टर एक आरएल नेचर है, वहीं एक दूसरा इंपीडेंस Z2 में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी का, और एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेरेड का। इन दोनों इंपीडेंस Z2 और Z1 को सीरीज में एक 230 वोल्ट आरएमएस मान और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा हुआ है। हमें सर्किट में करंट, दोनों इंपीडेंस Z1 और Z2 के अक्रॉस वोल्टेज V1 और V2 निकालनी है, सर्किट में पावर कंजम्पशन निकालनी है, और फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है। दोनों इंपीडेंस Z1 और Z2 में जो सेल्फ इंडक्टेंस पहले में 0.04 हेनरी और दूसरे में जो 0.1 हेनरी है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस में बदल लेंगे। X = ओमेगा L फॉर्मूले से पहला सेल्फ इंडक्टेंस एक रिएक्टेंस बन जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी f को अगर 50 हर्ट्ज लिखें और 2 पाई f को देखें तो वो 100 पाई हो जाएगा। 0.04 के मल्टीप्लीकेशन से 0.04 हेनरी का इंडक्टिव रिएक्टेंस 12.56 ओम हो जाएगा। इसमें अब रियल पार्ट रेजिस्टेंस 15 है और इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस जे टाइप एक इमेजिनरी नंबर हो गया इस कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का। हम इस रेक्टेंगल फॉर्मेट को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक या इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है तो उसमें जो पोलर फॉर्म का कन्वर्जन का फॉर्मूला है उसे जब आप प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे पोलर आएगा। पहले आप रेजिस्टेंस 15 इनपुट कर देंगे, फिर कोमा लगा के इंडक्टिव रिएक्टेंस 12.56 इनपुट कर देंगे, और जब ब्रैकेट बंद करेंगे और जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जब रिकॉल 10 करेंगे तो एंगल आ जाएगा। और इस तरह से आप रेक्टेंगल को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप 15 का स्क्वायर 12.56 का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और 10 इनवर्स x/r करके एंगल निकाल सकते हैं। ये पोलर जो इंपीडेंस फॉर्मेट है वो हमें इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने में काम आएगा, और रेक्टेंगल फॉर्म इस सीरीज सर्किट में टोटल इंपीडेंस निकालने में काम आएगी। तो हमें Z दोनों रूप में यहाँ चाहिएगा। इसी तरह से हम दूसरे सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसे j ओमेगा L से कैलकुलेट करेंगे। L 0.1 हेनरी है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 31.4 ओम आ जाएगा, और कैपेसिटर 50 माइक्रोफेरेड का 1/ओमेगा C फार्मूले से कैपेसिटिव रिएक्टेंस -j टाइप का हमने कैलकुलेट किया तो 50 माइक्रोफेरेड में ये जो माइक्रो का हर में 10⁻⁻6 रूप है वो अंश में 10⁻+6 रूप आ जाएगा, और इसे हल करेंगे तो ये 63.7 ओम आएगा -j टाइप। और हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑपोजिट नेचर के रिएक्टेंस है, तो इन्हें पहले हम सॉल्व करके डिफरेंस करके बड़े में से छोटा नेट रिएक्टेंस निकाल लेंगे, जो हमारे केस में कैपेसिटिव नेचर का -j टाइप का 32.3 ओम आ गया है। एक बार फिर इस Z2
कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की रेक्टेंगल फॉर्म को पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। हम कैलकुलेटर में पोल जो पोलर कन्वर्जन है वो फंक्शन इस्तेमाल करके पहले रियल पार्ट 10 इनपुट कर देंगे, फिर कॉमा लगा के -32.3 इनपुट करके जब ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इंपीडेंस आ जाएगा 33.62 और रिकॉल 10 से एंगल आ जाएगा -72.8 डिग्री। और ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की पोलर फॉर्म आ गई है मैग्नीट्यूड एंगल, और ये रेक्टेंगल फॉर्म आ गई है। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस Z2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो करंट को Z2 से मल्टीप्लाई करते समय पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और सर्किट का करंट निकालते समय टोटल सर्किट का सीरीज इंपीडेंस निकालना है तो Z1 और Z2 दोनों की रेक्टेंगल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमें हेनरी में 0.04 हेनरी और 0.1 हेनरी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम थी उसे ओमेगा 2πf की ओमेगा एल मैनिपुलेशन से ओम में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात पहले इंपीडेंस का 12.56 और दूसरे इंपीडेंस का 31.4 ओम निकाल लिया था, और कैपेसिटेंस जो 50 माइक्रोफेरेड हमें दी हुई थी धारिता उससे 1/ओमेगा c फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात निकाल लिया था 63.7 ओम, और इन दोनों का नेट रिएक्टेंस आ गया था हमने जब कैलकुलेशन की तो कैपेसिटिव नेचर का 32.3 ओम। अब हमें दोनों Z1 और Z2 रेक्टेंगल फॉर्म में अवेलेबल है तो इनको हम जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते थे उसी तरह से एसी सर्किट में इंपीडेंस को जोड़ लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का जब समेशन करना हो तो हम रेक्टेंगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और रियल पार्ट से रियल पार्ट 15 और 10 का सम हमारा पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम आ गया है। और अब देखिए रिएक्टेंस की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहले इंपीडेंस में रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का है और दूसरे सर्किट में नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव नेचर का है, तो एक बार फिर सम करते हुए ये डिफरेंस हो जाएगा और बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होके जो 19.74 डिफरेंस आया वो कैपेसिटिव नेचर का मेरा पूरे सर्किट का नेट रिएक्टेंस हो गया है। एक बार फिर हम इस रेक्टेंगल फॉर्म में जो टोटल इंपीडेंस की रूप आई हुई है उसे मैग्नीट्यूड एंगल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास टोटल इंपीडेंस आ जाएगा। टोटल इंपीडेंस का समेशन हमने रेक्टेंगल फॉर्म में किया था, लेकिन इसकी पोलर फॉर्म हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम वोल्टेज से जब करंट कैलकुलेशन करेंगे तो हमें V में Z का डिवीजन करना होगा, और डिवीजन में पोलर फॉर्म सुटेबल रहती है। हमने सीरीज RLC सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जोड़ लिया था, और जो टोटल रिएक्टेंस है +J टाइप उसके समेशन और -J टाइप के साथ समेशन करते हुए -J और +J का जो डिफरेंस है वो नेट रिएक्टेंस आ गया कैपेसिटिव नेचर का, और इस टोटल इंपीडेंस को हमने पोलर में भी कन्वर्ट कर दिया। अब सर्किट का करंट निकालने के लिए वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवीजन करेंगे। वोल्टेज 230 वोल्ट दिया हुआ है, इसे हम एक रेफरेंस 0 एंगल का फेजर ले लेंगे, और कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस की पोलर फॉर्म में जब डिवीजन करेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा और मेरे पास करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अक्सर जो 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, लेकिन इंजीनियरिंग एग्जाम्स में हमें फेज मालूम होना चाहिए। जो Z में ये नेगेटिव इंपीडेंस एंगल है वो जब ऊपर आएगा तो वो एक पॉजिटिव फेज एंगल हो जाएगा करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के साथ, और हम कहेंगे कि इस कैपेसिटिव नेचर के टोटल इंपीडेंस में करंट वोल्टेज से, जिसका कि हमने फेज एंगल 0 लिया है रेफरेंस मानते हुए, 38.3 डिग्री करंट आगे है, तो करंट फेजर है वो इस सर्किट में वोल्टेज फेजर से 38.3 डिग्री आगे है, और इस फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन हमारे इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर हो जाएगा जो 0.785 होगा, और क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो ऐसे पावर फैक्टर को हम लीडिंग कहेंगे। हम इस सर्किट में पावर फैक्टर को सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस जो 25 ओम है और Z जो 31.85 है उसके रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते थे, और ये जो R/Z की वैल्यू है यही cos phi या पावर फैक्टर 0.785 लीडिंग हमें प्राप्त हो जाता। हमने पूरे सर्किट को रेक्टेंगल फॉर्म में जो इंपीडेंस मालूम थे उन्हें जोड़कर टोटल इंपीडेंस निकाला था, उसे पोलर में कन्वर्ट किया था, और V/Z करके सर्किट का करंट 7.22 एम्पियर और वोल्टेज से 38.3 डिग्री लीडिंग फेज के साथ प्राप्त कर लिया था। अब ये करंट सीरीज में सेम होता है, तो यही करंट जब Z1 इंपीडेंस में जाएगा तो जो वोल्टेज है वो IZ1 हो जाएगी V=IZ फार्मूले में। करंट की जगह करंट का पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और इंपीडेंस Z1 भी पोलर फॉर्म में जो है उसे लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होकर इस पहले इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज 141.22 वोल्ट्स आ गई है, और फेज एंगल जब जुड़ जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारी इस रेफरेंस वोल्टेज 0 फेज के साथ V1 वोल्टेज 78.3 डिग्री लीड कर रही है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, और दूसरा सर्किट जो कैपेसिटिव नेचर का है उसे भी हमने
पोलर में कन्वर्ट कर लिया है और करंट वही है जो पहले Z1 का है वही Z2 में है, तो Z2 की वोल्टेज हो गई IZ2 और मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये इस वोल्टेज का RMS मैग्नीट्यूड सप्लाई वोल्टेज से भी कुछ ज्यादा आ रहा है। और कारण बिल्कुल साफ है कि दूसरे सर्किट का या पूरे सर्किट का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके सपोर्ट से इस कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई और इंडक्टर दोनों से सपोर्ट आने के कारण सप्लाई से ज्यादा आ रही है। और जब हमने एंगल कैलकुलेट किए तो ये नेट एंगल नेगेटिव आ गया है, तो हमारी ये जो V2 वोल्टेज है उसका फेज एंगल हमारी रेफरेंस वोल्टेज वेक्टर से 34.5 डिग्री लैग कर। आज के प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग करते हैं। इस सीरीज RLC सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसे बनता है समझते हैं। सभी सीरीज सर्किट में हम करंट को रेफरेंस फेजर बनाते हैं, तो हमने सप्लाई वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवीजन करके सर्किट का करंट निकाल लिया था और इस करंट को जब हमने रेफरेंस बनाया था तो वो सप्लाई वोल्टेज से 38.3 डिग्री लीड कर रहा है, तो इससे 38.3 डिग्री लैगिंग पोजीशन पे सप्लाई वोल्टेज आएगी। लेकिन सप्लाई वोल्टेज की ये जो पोजीशन है वो इंपीडेंस ट्रायंगल से बनेगी। हमने Z1 जो पहला इंपीडेंस था उसका रियल पार्ट 15 ओम और इमेजिनरी पार्ट प्लस J टाइप 12.56 लेके और पोलर फॉर्म में 19.56 मैग्नीट्यूड का इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 40 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज ये Z1 को लोकेट कर दिया है। इसी तरह से Z2 का रियल पार्ट 10 है, यहाँ 10 लेंगे और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों का डिफरेंस जब हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड 33.62 आ गया और इसकी एंगुलर पोजीशन करंट से क्लॉकवाइज नेगेटिव 72.8 आ गई है। ये Z2 की लोकेशन आ गई है। अब हम Z1 और Z2 का जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उस पैरेललोग्राम से टोटल इंपीडेंस Z टोटल आ जाएगा जो 31.85 न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड का और इस करंट रेफरेंस से क्लॉकवाइज 38.3 डिग्री पोजीशंस पर आ गया है और जिधर टोटल Z आएगा उधर ही सप्लाई वोल्टेज आएगी। अब मुझे करंट का मैग्नीट्यूड मालूम है तो इस 15 ओम के रेजिस्टेंस में I2R से मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस 10 ओम में भी I2R से पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस 25 ओम में भी I2R से पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ। पावर कैलकुलेशन के लिए हम VI cos phi का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट का RMS मैग्नीट्यूड 7.22 है और पहले इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज का RMS मैग्नीट्यूड 141.22 है। पहले इंपीडेंस में करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में 40 डिग्री का फेज डिफरेंस एंगल है, तो RMS वोल्टेज 141.22, RMS करंट 7.22 और cos ऑफ 40 के मल्टीप्लिकेशन से पहले इंपीडेंस Z1 की पावर आ जाएगी जो ज्यादा सहजता से I2R से भी निकाली जा सकती है। इसी तरह से सेकंड इंपीडेंस की वोल्टेज करंट का RMS मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है टोटल, आप देखिए करंट और वोल्टेज में ये जो एंगल है 72.8 उसके कोसाइन से VI cos phi से हम Z2 की पावर निकाल सकते हैं। इसी तरह से टोटल सर्किट की पावर निकालने के लिए VRMS 230 IRMS 7.22 और दोनों के बीच में ये जो 38.3 डिग्री का एंगल है उसके cos phi से निकाल सकते हैं। तो फेजर डायग्राम हमारे लिए सारी इंफॉर्मेशंस बन जाती है और फेजर डायग्राम बनाने के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना हमें आना चाहिए और एक बार जब ये ट्रायंगल्स बन जाते हैं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस से अल्टरनेटिंग करंट के सभी तरह के एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि अल्टरनेटिंग सर्किट्स का एनालिसिस एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस कैलकुलेशन है। आज की इस वीडियो से जब हम दो सीरीज RLC सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख रहे हैं तो हम सभी प्रकार के सर्किट्स के बारे में किस तरह से उन्हें एनालाइज करते हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशंस करते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की मदद से आप AC सर्किट की समझ को और बेहतर कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।